नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया और आज मुद्दा है आदिवासियों को सौगात क्या बनेगी बात। आदिवासियों को लुभाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी झाबुआ आए थे तो इस वर्ग को सौगात दी थी, तो अब प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विशेष जनजाति क्षेत्र में 194 नई आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने का फैसला लिया है। अब इस निर्णय को आदिवासी वोट बैंक को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव नजदीक आ गए तो बीजेपी को आदिवासी याद आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सौगातों को कांग्रेस राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रही है। क्या आरोप लगाकर कांग्रेस के हाथ से छिटक चुके आदिवासियों को वो फिर अपने पाले में लाना चाहती है। सवाल तो ये भी है कि क्या चुनाव से पहले सौगात देकर बीजेपी आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रही है। आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जोरदार। चुनाव कोई भी हो, मध्य प्रदेश में आदिवासी निर्णायक भूमिका में होते हैं। लिहाजा इस वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ आए थे, जहां उन्होंने आदिवासियों को कई सौगातें भी दी थी और अब बीजेपी सरकार ने इस वोट बैंक को साधने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने प्रदेश के विशेष जनजाति क्षेत्र में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 194 नई आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का निर्णय लिया है। ये आंगनबाड़ी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कराई गई है। एमपी के 20 जिलों में खोले जाने वाली आंगनबाड़ी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। सरकार के इस फैसले को अब आदिवासियों को रिझाने के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी का इसको लेकर अलग नजरिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव ही आदिवासी वर्ग को सामाजिक जो मुख्य धारा है उससे जोड़ने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने आदिवासी अंचलों में ऐसे डेडिकेटेड कार्यक्रम चलाए जिसके माध्यम से आदिवासी वर्ग आज आगे आ पाया है, उनका सामाजिक पुनरुत्थान हुआ है। तो यह जो हमारा नया कदम है जिसमें हम आधुनिक आंगनबाड़ी खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह भी उसी की एक श्रृंखला मात्र है। इस प्रकार की अनेकों सौगातें आदिवासी अंचलों में पूर्व में भी दी गई थी और आगे भी इस प्रकार के कदमों को आगे बढ़ाया जाएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा आदिवासियों को मिल रही सौगात पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आदिवासियों के नाम पर बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है। यही कारण है कि सालों से बदहाल विशेष जनजातियों की अब सरकार को याद आई है। कांग्रेस ने आदिवासी लोगों के साथ अभद्रता के मामले पर भी बीजेपी को घेरा है। मेरे झाबुआ विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने जनजातीय महाकुंभ वहां बुलाया और वहां उन्होंने एक गारंटी दी कि मैं प्रदेश में किसी भी आदिवासी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। क्या नरेंद्र मोदी जी की बात उनकी पार्टी नहीं सुनती, उनके लोग नहीं सुनते? उनसे ही जुड़े हुए संगठनों ने आदिवासियों को बेरहमी से पीटा, उसका अपमान करा और अभी 1 से 2 दिन पहले आदिवासियों को उल्टा लटकाकर पीटा गया। तो ये आदिवासियों की स्थिति मध्य प्रदेश में बताता है। भले कांग्रेस आदिवासियों को मिल रही सौगातों पर बीजेपी को घेरे, लेकिन बीजेपी फिर आदिवासी वोटर्स पर फोकस कर रही है। बीजेपी की कोशिश इस बार भी आदिवासी सीटों पर बढ़त लेने की है, क्योंकि प्रदेश में आदिवासी वोटर्स की संख्या करीब 22% है। 29 सीटों में से 6 लोकसभा सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है और फिलहाल सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लिहाजा पार्टी फिर आदिवासियों को साधने में जुटने वाली है। हालांकि 24 के दंगल में आदिवासी किसका मंगल करेंगे, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की प्रवक्ता है मुनीर खान। मुनीर जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे भी जुड़े हैं। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं फराह मुनीर जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अभी हम सुन रहे थे, विक्रांत भूरिया बोल रहे थे कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, सरकार रोक नहीं पा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब अभी झाबुआ आए थे तो उन्होंने आदिवासियों के सम्मान की गारंटी दी थी। ये उससे सम्मान की गारंटी देने के बाद ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के लिए मुद्दा है।
लेकिन एक बात और नरेंद्र मोदी ने कही थी, जो मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उसको देखते हुए जो सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने का तो माध्यम ही नहीं कांग्रेस के पास, वो किस मुंह से जाएं वोट मांगने के लिए। तो क्या वाकई कांग्रेस की ऐसी स्थिति है या बीजेपी यूं ही आदिवासी क्षेत्रों को सौगातें देकर उस वर्ग का वाकई में उत्थान कर रही है, यहाँ कोई राजनीति नहीं है? क्योंकि आरोप कांग्रेस लगा रही है कि यहाँ पर राजनीति हो रही है। जी, प्रधानमंत्री जी झाबुआ में आए, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की, बहुत सारे झूठे वादे हमेशा की तरह इस बार भी किए, झूठी घोषणाएं उन्होंने इस बार भी की। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार इन्हीं की सरकार द्वारा, इन्हीं की सरकार के लोगों द्वारा, इनकी पार्टी के लोगों के द्वारा जो किए गए, जो मध्य प्रदेश में सेलाना हो, चाहे मंदसौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे कटनी हो, चाहे उज्जैन हो, ऐसे कई मैं आपको घटनाएं गिना सकती हूँ जहां पर आदिवासियों पर अत्याचार हुए और अत्याचार करने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ही थे। हाल ही में अभी एक आदिवासी युवक को उसको निर्वस्त्र करके उल्टा लटका कर पीटा गया और इन्हीं 2-3 दिन के दौरान भी एक युवक को और बुरी तरह से पीटा गया। अभी कुछ दिन पहले ग्वालियर में एक आदिवासी बच्ची का अपहरण करके सामूहिक बलात्कार किया गया। कटनी में पहाड़ी नाला करके एक जगह है, वहां पर एक आदिवासी महिला का शव मिलता है। जब बाद में उसका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और बलात्कार करने के बाद उसका सर फोड़ दिया गया। कहीं पर गाड़ी से खींचकर आदिवासी को मारा जाता है, कहीं पर पूरे के पूरे आदिवासी परिवार को 50 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। बहुत सारी हैं, बिल्कुल आप गिना जी, घटनाएं सारी है। तो मैं वही मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी जब आए, प्रधानमंत्री जी आए तो इन घटनाओं पर संज्ञान क्यों नहीं लिया उन्होंने, इनके बारे में कुछ क्यों नहीं कहा, इन घटनाओं को आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी ऐसा कोई आश्वासन क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की, जो भी जुमलेबाजी करी, वो पहले से योजनाएं चल रही हैं, नया कुछ नहीं। उन्होंने आंगनबाड़ी का कहा कि अभी भाई सुनियोजित नई आंगनबाड़ियां ये बनवाएंगे, हाईटेक आंगनबाड़ियां बनाएंगे ये। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो पहले से आंगनबाड़ियां चल रही हैं और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो आए दिन सड़कों पर होती हैं अपने हक के मांग के लिए, अपने वेतन के लिए, तो उनके लिए कुछ आप क्यों नहीं बोल कर गए कि वो जो परेशान है, जो फराजी, मैं इसी बात पर आपके पास आऊंगा। मैं जरा गुलरेज जी से समझ लेता हूं कि गुलरेज जी, इतने सारे मुद्दे फराजी ने गिना दिए कि ऐसी लगातार घटनाएं हो रही हैं। जब प्रधानमंत्री आदिवासियों के सम्मान की गारंटी दे रहे हैं, जब आपकी सुशासन की सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, जरा सी बात पे आप बुलडोजर चला देते हैं, तो ये घटनाओं कोई पुनरावृत्ति क्यों हो रही है, क्यों नहीं रुक पा रही है? देखिए पटेरिया जी, दुनिया के किसी समाज में भी क्राइम पर आपको जो दुनिया का कोई भी देश बता दे, कोई भी राज्य बता दे, कोई भी शहर बता दे जहां 0% क्राइम हो, आप उस पर इंगित नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकारों का काम होता है कानून का इकबाल बुलंद रखना, और आप मुझे एक ऐसा केस नहीं बता सकते जहां किसी आदिवासी भाई बहन के ऊपर ज्यादती हुई हो और उचित कार्रवाई नहीं की गई हो। वो चाहे गलती करने वाला, गुनाह करने वाला कोई भी हो, चाहे बुलडोजर चला हो, रासुका लगाई गई हो, जेलों में डाला गया हो, ये सब कुछ किया गया है। जो सवाल उठ रहा है, मुद्दा यही है, घटनाएं कांग्रेस सरकार में भी होती थी, मध्य प्रदेश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, घटनाएं पहले भी होती रही हैं, घटनाओं का सिलसिला नहीं रुकता है, बिल्कुल नहीं मान गए आपकी बात को। लेकिन एक हमने गुजरात की एक गारंटी और देखी है। प्रधानमंत्री जब वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वहाँ ये कहा जाता था कि कोई भी युवती या महिला देर रात को भी अकेली चली जाए तो उसको कोई छू नहीं सकता है, कोई परेशान नहीं कर सकता है। वो गारंटी वहाँ मोदी जी देते थे। वो गारंटी प्रदेश में आदिवासी वर्ग को या आम आदमी को क्यों नहीं मिल पा रही है? क्यों आप कार्रवाई तो करते हैं लेकिन घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार घटनाएं क्यों हो रही हैं? ऐसी क्यों नहीं व्यवस्था करते, इतनी सख्त सजा क्यों नहीं देते कि कोई दोबारा ऐसा करने की जरूरत ना कर सके? पटेरिया जी, मुझे एक ऐसा इंसिडेंट बता दीजिए आपकी जहां पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई हो। अभी 2-4 दिन पहले भी जो जुल्म हुआ वहां पर आपने नहीं देखा कि किस तरह से बुलडोजर भी चला, किस प्रकार से धाराएं भी लगी, किस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई भी की गई, सब कुछ किया गया। तो ये सबसे बड़ा एक प्रबल संकेत होता है कि सरकार कमजोरों मजलूमों के साथ खड़ी है। और आप बताइए कि हमने इज्जत दी कि नहीं आदिवासियों को, जिनको ये कुछ नहीं देते थे। आज यदि आदिवासी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी खुल रही है, टाटिया मामा भील जी के नाम के ऊपर आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी खुल रही है, तो किनके लिए खुल रही है? आदिवासी बच्चों का एजुकेशन का विकास कराने के लिए। अगर आंगनबाड़ियों में हम विस्तार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ताकि पोषण की मात्रा बच्चों में बढ़े, ताकि बच्चा शाला जाना शुरू करे, उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास हो, उनको टीके सही लगे। तो इनका क्यों तकलीफ होती है जब भी हम
इन वर्गों के लिए काम करते हैं। देखिए, मैं बड़ी खुल के बोलता हूँ, मैं SC ST हुआ, OBC हुआ, माइनॉरिटी हुआ, इनके लिए जब भी काम करते हैं तो विघ्न डालने का, बाधा डालने का कार्य कोई करता है तो वो नकारात्मक कांग्रेस ही करता है, और वही नजर आ रहा है हमको भी। चलिए थर्ड एजेंसी से ऑडिट लेते हैं। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी हैं जो दोनों पक्षों को जानते हैं। दुबे जी, आंगनवाड़ियाँ नई खुल रही हैं, 194 आधुनिक आंगनवाड़ी खुल रही हैं। आपने हमने देखा कि आंगनवाड़ी तो पहले से भी चल रही हैं, पूरे प्रदेश में है, गांव-गांव में है, लेकिन कुपोषण नहीं रुक पा रहा है। आंगनवाड़ियों का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। घटनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप तो आपने सुन ही लिया है, लेकिन जो मूल मुद्दा है आदिवासियों पर फोकस, जो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, ये सब चुनाव के लिहाज से हो रहा है। तो क्या वाकई में चुनाव आते हैं तभी आदिवासी की याद आती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, या आमतौर पर उस वर्ग के विकास को, उसको मुख्य धारा में जोड़ने, उसकी तरक्की की बात होनी चाहिए? देखिए, वास्तव में यदि आज़ादी के बाद ठोस रूप से काम किया होता तो आज ये वर्ग इतना असहाय और इतना कमजोर नहीं होता। लेकिन चूंकि इनकी संख्या है, जैसे मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी हैं, जो 47 तो विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं, 82 सीटों पर ही प्रभाव रखते हैं। इसी तरह लोकसभा की एक पूरी पट्टी है पटेरिया जी, देश में छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक एक पूरा बेल्ट है जो आदिवासी पट्टी कहलाती है। तो लोकसभा में करीबन 46 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे तौर पर आदिवासी, और देश में सबसे ज्यादा 6 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं आदिवासियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो योजना, ये सब चीजें होती हैं, स्वाभाविक राजनीतिक दल हैं तो वो वोट के लिए ही करते हैं। अंततः तो उनका यही लक्ष्य होता है कि हम सरकार में आए। सरकार में आने के उद्देश्य है कि हम अच्छा काम करें, कुछ भी करें सरकार है, लेकिन बात तो यही है कि सरकार में आना है, हमें अच्छे काम करने के लिए आना है, इसलिए हमें सबको जोड़ना है। तो आदिवासी तो एक महत्वपूर्ण जो वोट बैंक कभी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक कांग्रेस का हुआ करता था, तो भाजपा ने इस 2 दशक में इस वर्ग को तोड़ने के लगातार प्रयास किए हैं। अभी अल्पसंख्यक को छोड़ के चल रहे हैं, वो दलित और आदिवासी। आपने देखा होगा कि रविदास का 100 करोड़ का मंदिर भी बनवाया, सागर में शुरू हो गया। और अभी ये आदिवासियों के लिए आप चाहे स्टेशन से लेके आज जनजाति गौरव दिवस और अभी ये, लेकिन यदि वास्तव में ये उनके ठोस जमीन पे काम पहुंचे, जैसी सरकार की मंशा रहती, योजना रहती है कि काम हो, वोट तो मिलेगा ही जब काम हो, लेकिन जो जमीन पे होती वो हकीकत में वो काम पहुंच नहीं पाता। और आज भी कुपोषित है आदिवासी, आज भी वो बहुत सारी चीजों के लिए असहाय है, मजबूर है। जबकि आदिवासी बड़ा जानकार है, आयुर्वेद का बड़ा जानकारी उसके पास है। उसका यदि वाकई में दोहन हो सही तरीके से, उसकी प्रतिभा का, ईमानदारी जाति मानी जाती है आदिवासी। यदि कमिटमेंट किसी से कर दिया तो उसके साथ रहेगी। अभी तो मुझे लगता है कि भाजपा एक और बड़ा झटका देने वाली है कांग्रेस के लिए आदिवासी वर्ग में। जिस तरह से आज सोशल मीडिया पर कमलनाथ की फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रही है, तो कांग्रेस में जो आदिवासियों पैठ रखने वाले वो कमलनाथ ही थे, चाहे वो जैस के साथ समझौता हो, चाहे गौंडमाना गणतंत्र पार्टी, क्योंकि वो 40 सालों से छिंदवाड़ा में राज कर रहे जो आदिवासी बाहुल इलाका था। तो कांग्रेस में सर्वाधिक जानकार वही थे। यदि उनको भी वो लाते हैं तो और भी ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए दिक्कतें और भाजपा को जोड़ने में सुविधा हो सकती है। लेकिन अभी भी आदिवासी का जो स्थिरता मन अभी किसी दल के प्रति नहीं आया है, इसलिए आप देखें कि वो अपने भी प्रयोग करने लगे, गौंडमाना गणतंत्र पार्टी से लेके जयस भी अपने भी बनाने लगे। तो ये एक चलेगा दौर जब तक कि उनको पूर्णतः विश्वास ना हो जाए कि हाँ ये केवल चुनावी जुमला नहीं है, चुनावी राजनीति नहीं है, वास्तव में हमारे लिए काम हो रहा, या धरातल पर उनको महसूस होगा कि हमारे लिए कुछ किया गया, तब जाके मुझे लगता है बिल्कुल। मैं गुलरेज जी से समझ लेते हैं इसी बात को जो आप कह रहे हैं। गुलरेज जी, देवदत्त दुबे कह रहे हैं कि तोड़फोड़ आपके यहाँ मचने वाली है, वैसे भी मच रही है। आज ही आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जो है मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो बताया कि 400 लोग करीब जो है बीजेपी में आ चुके हैं अभी हाल ही में। अब नाम भी बता रहे हैं कि बड़े नेताओं का भी नाम आ रहा है आदिवासी क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले। तो जब मोदी जी आरोप लगाते हैं झाबुआ में आकर कांग्रेस पर कि कांग्रेस का ऑक्सीजन केवल लूट और फूट है, तो फिर आपको कांग्रेस में फूट डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप आंगनवाड़ी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने 7,000 करोड़ की सौगातें दी हैं झाबुआ में आकर, पहले भी महाकौशल से लेकर सभी आदिवासी अंचलों में आपकी सरकार काम कर रही है। तो फिर ये क्यों ज़रूरत पड़ती है आपको कि वहाँ के नेताओं को भी ले आया जाए, वहाँ पर आपको नए प्रलोभन देने पड़े? विकास कीजिए आप वहाँ पर, उस क्षेत्र के लोगों को मुख्य धारा में लाइए। उसके बावजूद आप देखिए कि विधानसभा का जो नतीजे आए 2023 के,
तो आप जो है 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कि आपका सांसद तो है लेकिन वहां कांग्रेस को बढ़त दिखाई दी। तो क्या चिंता ये है जिसकी वजह से सारे काम हो रहे हैं? देखिए पटेरिया जी, कोई भी जब ऊपर उठती हुई पार्टी होती है तो वो ऑल एनकम्पासिंग होती है, सबको साथ जोड़ने वाली होती है। और दुनिया भर के एग्जाम्पल उठाकर देख लें आप, तो कोई भी जब नीचे जाती हुई पार्टी होती है तो फिर वो अपने और अपने लोगों को समेटने लगती है। तो बीजेपी जो है ऊपर उठती हुई पार्टी है तो सबको साथ लेती है, सबको गले लगाती है और सबको अपने साथ रखने में विश्वास रखती है। और कांग्रेस चूंकि सिकुड़ता जिन पर हुआ आप आरोप परिवार लगाते है, हैं वो भी बीजेपी में आ जाए तो लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि वॉशिंग मशीन हो गई है बीजेपी, तो वहां पर भी ऐसा चलता है, चाहे अशोक चौहान का मुद्दा हो सामने या और किसी नेता का? पटेरिया जी, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान बुद्ध का देश है। बुद्ध को मारने के लिए अंगुलीमाल आया था और उन्होंने गले लगा के साधु बना दिया था। तो हम तो गले लगाने वाले स्थिति के पक्षधर हैं और वहीं से आते हैं। लेकिन एक बात है कि यदि किसी के ऊपर कोई लांछन है तो जब तक वो पूरी प्रक्रिया से साफ नहीं होता उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई जारी रहती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति के ऊपर आक्षेप हो, बीजेपी में आके उसको हटा दिया गया हो, आक्षेप को कभी नहीं होता है। चलिए, प्रक्रिया पूरी होती है जी। देवदत्त जी, प्रक्रिया पूरी होती लेने के लिए चाहे लांछन लगा हो, जब तक वो साबित नहीं होगा तब तक उस पर कोई वो नहीं है, तो राजनीति का उसूल है। लेकिन बड़ी बात जो यहाँ पर निकल के आ रही है कि क्यों बार बार प्रधानमंत्री को, चाहे वो या अमित शाह आए हों, केंद्रीय गृह मंत्री या जेपी नड्डा आ रहे हों, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हों, या पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, सबको क्यों बार बार ट्राइबल क्षेत्र पर फोकस करना पड़ रहा है? उसके बावजूद ट्राइबल बीजेपी के पक्ष में उतना नहीं आ पा रहा है जैसा कि उम्मीद की जा रही है। इसीलिए कभी जैस बनती है, कभी कोई और गठबंधन बनता है, कभी गोंडवाना को लाया जाता है। इस बार भी देख लीजिए, एक आदिवासी क्षेत्र से एक अलग पार्टी से व्यक्ति जीत कर आया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी पूरी कोशिश तो कर रही है लेकिन आदिवासी पूरे मन से उनके साथ नहीं आ रहा है? बिल्कुल, ये आपने सही बात कही कि आज़ादी के बाद से जब भी ये चुनाव हुए तो हमेशा दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। तो जब एक जुड़ाव हो जाता पीढ़ी दर पीढ़ी, आज भी हम जाते हैं जब सर्वे करने तो कुछ मतदाता ऐसे ही होते हैं कि हमारे तो पीढ़ियों से इसी पार्टी में देते आए, हम उसी में देंगे। तो एक जो कहते हैं ना वोट बैंक बन जाता है, जो प्रतिबद्ध मतदाता हो जाता है। तो वो था उस समय, क्योंकि और कोई दल थे नहीं, भाजपा के 2 सांसद भी हुआ करते थे एक समय, और भी दल। तो कांग्रेस ने उस समय जो काम किए, जैसे आज जैसे आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं, उस समय आदिम जाति कल्याण विभाग से छात्रावास खोले जाते थे कि आदिवासी बच्चे वहाँ निःशुल्क रहें, पढ़ें, खाना खाएं। तो एक जो उनको बहुत सारी सुविधाएं, जमीन बहुत सारे काम, चूंकि सरकार में वही आए थे आजादी के बाद, तो उन्हीं ने काम किए। तो उन्होंने वही देखी पार्टी, उसी इंदिरा गांधी वो जो बात करते थे। तो अभी ये समय लगता है किसी की मन स्थिति को बदलने में, जब तक कोई चमत्कारिक अंतर महसूस ना हो किसी के। तो वो जो स्वाभाविक पीढ़ी धीरे पीढ़ी उसमें संस्कार वो चले जाते कि घर में चर्चा होती रहती कि हम इस पार्टी के, हम इसको वोट देते, ये सब। तो एक तरह से उनमें जड़ता आ गई मतदाताओं। लेकिन बीजेपी ने बहुत प्रयास किए, 2 दशक में बहुत सारे टूटे भी, खासकर जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति भी, अब क्या करती है भाजपा, राष्ट्रपति तक आदिवासी का बना दिया। तो उसके माध्यम से आपने देखा उस समय आदिवासी वर्ग महोत्सव बनाया, फिर जनजाति गौरव दिवस की छुट्टी की और वो भी मना रहे हैं, ऐसे टंटिया और वो सब जितने कार्यक्रम आप सब जानते हैं, दर्शक भी अधिकांश जानते ही होंगे। लेकिन जो प्रतिबद्धता है उसमें जड़ता, जो जैसे पहाड़ को तोड़ना है ऐसा तोड़ा है भाजपा ने। तो अभी भी समय लगेगा पूरी तरह से धारा नहीं बह पा रही है। फराजी, पहाड़ को तोड़ा है, जो कांग्रेस का पहाड़ था आदिवासियों के बीच संबंध का, उसको बीजेपी ने, लेकिन फिर भी धारा बीजेपी के पक्ष में पूरे ढंग से नहीं बह पा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है मध्य प्रदेश में, वो भी रतलाम, झाबुआ, 2 आदिवासी संसदीय क्षेत्रों में जाने वाली है। क्या आपको लगता है कि उस यात्रा का फल आपको मिलेगा और आदिवासी लोकसभा सीट में इस बार पंजा दिखाई देगा कमल की जगह? फराजी, आवाज मिल रही है? इसके सारे काम करते आ रहे हैं। आप देखिए, जो ट्राइबल में जो आदिवासी हैं उन तक पहुंचने का काम, उनकी जरूरतों को समझने का काम, उनको व्यापार
देने का काम, उनको रोजगार देने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे वो तेंदुपत्ते के जरिए हो, चाहे वो महुआ की जो वो बनाते हैं कच्ची वाली दारू बनाते हैं, चाहे उसका काम हो, चाहे उनकी जड़ी बूटियों को शहरों तक, आयुर्वेदिक अस्पतालों तक पहुंचाने का काम हो, चाहे जितने भी ट्राइबल म्यूजियम है वो बनाकर आम जनता तक आदिवासियों की कला और उनकी जो बनाए हुए जो सामान है उन तक पहुंचाने का, उनका व्यवसाय बढ़ाने का काम जो है वो अब तक कांग्रेस पार्टी ही करती आई है। जितने भी ट्राइबल म्यूजियम है, जितनी भी इस तरह की योजनाएं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देती आई है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, न सिर्फ आदिवासियों में, आज देश का जो माहौल है वो किसानों से भी डरी हुई है, वो बेरोजगारों से भी डरी हुई है, युवाओं से डरी हुई है, वो महिलाओं से डरी हुई है। आज देखिए आप देश के कोने कोने में हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे महिलाएं हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को यही डर सता रहा है कि हमारी जो तानाशाही थी उसकी अति हो चुकी है और अब हमारा जो घड़ा है वो भर चुका है। तो अब भारतीय जनता पार्टी अलग अलग वर्ग को रिझाने के लिए, उनके वोट बटोरने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाएगी। आने वाले दिनों में आप और देखिएगा, अभी ये झाबुआ आए हैं, कहीं कुछ ही दिनों में कोई नई घोषणा लेकर कहीं और पहुंच जाएंगे। चुनाव है, नेता आते ही रहते हैं। फराज जी, बिल्कुल आपकी पार्टी के भी नेता आएंगे, वो भी आएंगे। गुलरेज जी, फराज जी कह रही हैं कि बीजेपी डरी हुई है, कांग्रेस की न्याय यात्रा आ रही है, कांग्रेस का जिस तरीके से आदिवासी के बीच में सम्मान है, जिस तरीके से उनका पैठ है, उससे बीजेपी डरी हुई है। क्या वाकई आपको लगता है बीजेपी डरी हुई है? हमारी बहन उल्टा बोल रही है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, वो इसकी डरी हुई है क्योंकि इन्होंने देखा कि राहुल गांधी की यात्रा जहां भी जाती है, बिहार में गई, इनकी सरकार चली गई, झारखंड में जाती है, वहां पे भी कुछ नेता निकल गए, पश्चिम बंगाल में गई, दीदी चली गई इनको छोड़कर। अब उत्तर प्रदेश में जाने से पहले ही जयंत चौधरी ने इन लोगों को छोड़ दिया। अब मध्य प्रदेश में क्या होगा ये सोच के ही घबरा रहे हैं, ये डर रहे हैं और इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आप रहे हैं क्योंकि ईवीएम माता का साथ छूटने का डर भी आपको सता रहा है। ईवीएम माता के भरोसे आप लोग सत्ता में आते आए हैं। ईवीएम माता ने माता बोल दो, पिता बोल दो, कुछ भी बोल दो, उससे बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ये बताइए कि आपके जो शासक विधायक जीते वो ईवीएम माता की कृपा से जीते हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हो मेरी बहन, ऐसी बातें मत करो। आपको अपने संगठन का विस्तार करना चाहिए, जमीन पे जाके मेहनत करना चाहिए। ये लफाजियों से चुनाव नहीं जीता जाता। जब वो नेहरू परिवार सत्ता था, पहुंचता था, एक झलक दिखलाता था, वोट की बारिश हो जाती थी। आपको टाइम लग चुका है। ये सब चीजें आपने जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट राहुल गांधी जैसे रखे, उन्हें एमपीएस को उतार दो तो कुछ सीटें आ जाएंगी, वरना इस बार आपको 25 सीट भी लोकसभा में नहीं मिलने वाली है। इतना ज्यादा बोलने से और लफाजी करने से कांग्रेस को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस चुनाव लड़ती है टीवी पर अपने प्रवक्ताओं के जरिए और भाजपा जो है वो जमीन पे लड़ती है। तो ये अंतर है, जब तक ये अंतर को आप नहीं पाट पाओगे ना, चलिए आप ईवीएम के ऊपर लाखन लगाते रहो, किसी को भी लगाते रहो। इस अंतर को भी समझा जा सकता है। ईवीएम माता जो है, ईवीएम पिता, ईवीएम भाई, ईवीएम मामा भी हो सकते हैं। ईवीएम को कोई भी नाम दे लीजिए आप, लेकिन वोट जनता देती है, जनता के पास जाने से होता है। तो बीजेपी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी जा रही है। देवदत्त जी, एक लाइन में आपसे जानना चाहूँगा, क्या वाकई में आदिवासी छिटक कर बीजेपी की तरफ जुड़ जाएगा इस बार के लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से मोदी जी उनको सम्मान की गारंटी दे रहे हैं? देखिए, अभी भी पूरी तरह तो नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि एक आदिवासी यदि आरक्षित सीट है तो दोनों तरफ से आदिवासी प्रत्याशी होंगे, तो आधे तो वैसे ही बट जाते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं कि यदि वो वापस भी जा रहा होगा कांग्रेस की तरफ तो कुछ रुक जाएगा और कुछ आ जाएगा, कुछ परसेंटेज बढ़ सकता है क्योंकि ये इसमें प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा। और चूंकि दोनों दल जब जैसे पिछड़े की बात होती तो दो पिछड़े प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं तो फिर आधा आधा वैसे ही बट जाता है। तो ये राजनीति, इसमें कुछ तो स्थानीय समीकरण भी होते हैं। लेकिन हाँ, जो प्रयास हो रहे हैं वाकई में वो पत्थर से पानी निकालने के, चलिए पत्थर से पानी निकालने के प्रयास हो रहे हैं। चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदिवासियों को लेकर जो मुद्दा चल रहा है कि आदिवासियों को सौगात और क्या बनेगी बात, ये कोशिश दोनों दल कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों की कोशिश है पत्थर से पानी निकालने की। लेकिन जो तमाम सौगातें दी जा रही हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं, तो
क्या आदिवासी वाकई इनकी तरफ जा रहा है, किससे प्रभावित होगा, ये तो नतीजे बताएंगे जो कि लोकसभा चुनाव के मई में आएंगे। तब तक के लिए हम इस मुद्दे पर जब भी जरूरत पड़ेगी जनता से चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनादि टीवी।